हेलो एंड वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं हूं हरेंद्र और आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं करंट अफेयर्स, जिसमें हम जनवरी से लेकर जून तक की पूरी करंट अफेयर्स देखेंगे। ये दो पार्ट में करंट अफेयर्स रहेंगे। पहले पार्ट में हम हर मंथ की समरी देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स रहेंगे नेशनल इंटरनेशनल, उनको कवर करूंगा। बहुत शॉर्ट में आपको समरी बताऊंगा। और दूसरे पार्ट में आपके रहेंगे हमारे एमसीक्यूज में हम आपके टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे हर मंथ के। टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, साथ में उसके और भी आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें मान के चलिए एक क्वेश्चन में अगर मैं 2 से 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा तो इस तरह से आपके उस मंथ में आपसे 200 से 300 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स की अब आप चिंता छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स के जो 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा। जो आपके बीए है, बीए एलएलबी है, एलएलबी है और बीएड है, इसके अलावा मास कॉम, एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्सों में आपके पूछी जाती है, तो उन सभी कोर्सों के लिए आपकी जरूरी रहेगी। आपको करंट की चिंता नहीं करना है, बस आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ, उनको नोट करना है एक कॉपी में और इसकी अलग कॉपी बनाइएगा। सिर्फ इसकी नई कॉपी अलग बनाइएगा, सबको नोट करते रहिए और पर डे बेसिस में रिवीजन करना है। जितना लिख लिया अपनी कॉपी में उसको रिवीजन करना है। अगर मैं आपसे कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ तो उसको कमेंट करके बताना है, नहीं तो अपनी कॉपी में उसको लिख जरूर लेना। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, अगर आप नहीं बताते हैं उसको सर्च करके, लेकिन अपनी कॉपी में सर्च करके जरूर लिख लें, क्योंकि कुछ काम मैं आपके लिए दूंगा होमवर्क में जो आपको सर्च करके अपने लिखने रहेंगे। आपको भी कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। और करंट पढ़ते हैं आपको मजा आएगा काफी। और हम 6 मंथ के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जनवरी से शुरू कर रहे हैं। जनवरी का ये पार्ट 1 है, इसके अलावा आपके 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद एमसीक्यू रहेंगे। तो इस तरह से हम जनवरी की करंट अफेयर्स पूरी डिटेल में देखेंगे। बस आपको रिवीजन करना है और साथ में लिख लेना है। इस लेक्चर को पूरा एक बार ऐसे ही देख लीजिए, उसके बाद दूसरी बार इसको नोट करते जाइएगा। नोट करना बहुत जरूरी, अपने नोट्स खुद बनाइएगा। करंट अफेयर्स में अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, जीएस में अगर आपके 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट से रहेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट के रहेंगे। तो करंट की चिंता आपको नहीं करनी है। और इंडिया एजुकेशन हब का कोर्स भी चल रहा है, उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके बीए है, एलएलबी है, बीएलएलबी है और आपके लिए जो बीएससी के कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है और आपका बीएससी मैथ है, बायो है, एग्रीकल्चर, उन सब के कोर्स हम करा रहे हैं। तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया एजुकेशन आपका जो ऐप है उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप डायरेक्ट कोर्स से जुड़ सकते हैं। और जो दिए गए नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो 7 मिनट से दिए गए इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो जीएस की आपकी और एक और सूचना आपको, जीएस के आपके जो 1000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे, वो भी सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वो आपके लिए सब इंडिया एजुकेशन आपके ऐप पे सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स का अपना लेक्चर। ये पार्ट 1 है। जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इसके राइटर हैं आपके रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की फेमस पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा इनकी 3 फेमस पुस्तक और है जो इन्होंने गांधी जी पे लिखी है। रामचंद्र गुहा की गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, 1914 से 1948 तक की इसमें बात की गई गांधी जी के बारे में। तो ये है कि आपकी दूसरी पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। आपकी काफ़ी फेमस पुस्तक है। कॉमनवेल्थ के बाद अगर कोई पुस्तक पूछी जाएगी तो आप यही पुस्तक आपको नाम याद रखना है। अगर आप चारों पुस्तकों का नाम याद नहीं रख सकते, चारों बुक्स का नाम, तो आपको 2 तो आपको याद रखना है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और इंडिया आफ्टर गांधी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी किताबें हैं। तीसरी आपकी गांधी बिफोर इंडिया। गांधी जी पर 3 है, एक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इस तरह से रामचंद्र गुहा की 4 पुस्तकें, चारों की कोशिश करिए नाम आपको याद रखने। एक बार में देखिए कुछ भी याद नहीं होगा, इसको आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बस इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रामचंद्र गुहा का नाम लिखिए, उसके आगे आपको इस तरह से नोट्स बनने स्टार्ट कर दीजिए। रामचंद्र गुहा, पहली पुस्तक का नाम लिखा कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, दूसरी पुस्तक का नाम लिखा इस तरह से, और तीसरी पुस्तक का नाम। ये शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके, आपको पूरा नहीं लिखना। रामचंद्र गुहा की पुस्तक की इस तरह से आपको पूरा नहीं लिखना, बस रामचंद्र गुहा का नाम लिखिए, बुक्स आप 3 आगे डालिए, शॉर्ट में नोट्स लाइए, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स लेंगे तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, चारों पुस्तकों का नाम याद रखिए, इंडिया आफ्टर गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए इंडिया डिजिटल समिट आपकी जो 2021 में हुई थी उसका विषय क्या था, आपको बताना है। इंडिया डिजिटल समिट का आपका उसकी थीम क्या थी, देख लीजिए। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत आपकी स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड्स, इसकी थीम आपकी पूछी जाती, तो इन सभी को आप ध्यान रखना है। ये समिट आपकी इसका 15वां संस्करण था। ये भी पूछ सकता है कौन सा संस्करण था, तो इसका 15वां संस्करण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। आपको याद रखना है, विश्वजीत चटर्जी को अवार्ड दिया गया है। कौन सा? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया था। ये 51वां संस्करण था। ये हुआ कहाँ था? इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे आपको। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका गोवा में। और इसमें फोकस कंट्री था, वो था आपका बांग्लादेश। फोकस कंट्री था आपका बांग्लादेश। मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए आप अपनी हैंड राइटिंग में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप लिख सकते हैं। अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है आपको, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बांग्लादेश फोकस कंट्री था और ये हुआ था आपका गोवा में। तो ये 2 पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है। और IFFI से और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे वो अलग टॉपिक पे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक बार अपने हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा, नेट से सर्च करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बनेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए एक बार इसको मैं आपको इरेज कर ले रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप रुकिए। चलिए इरेज कर दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए, पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाते हैं? तो पूरे भारत में हमारा तो नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी के हम नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। क्या देख सकते हैं, 25 जनवरी। इसकी थीम क्या थी इस बार की? देखो अपना देश। थीम भी आपको याद रखनी है साथ में, इंपॉर्टेंट। जितने भी दिन दिवस हैं वहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो मैं जितने भी आपके करंट अफेयर्स में दिन दिवस आएंगे, साथ में उनकी थीम भी आपको याद रखनी है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा सा। अगर ये नहीं पूछता किस दिन मनाया जाता है आपका, तो पूछता है इसकी थीम क्या थी। देखो अपना देश आपको याद रखनी है, इसकी थीम थी पर्यटन दिवस की, देखो अपना देश। तो ये 25 जनवरी को हम मनाते हैं। अगले देख लीजिए, अगला पॉइंट आपका, भारत हर साल किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है? तो ये भी आपको 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को आपके 2 इम्पोर्टेंट दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। एक है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरा है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दोनों हम मनाते हैं 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे दोनों 25 जनवरी को मनाते हैं। अब इसकी थीम देख लीजिए आपका, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसकी ये थीम है आपकी 25 जनवरी को, जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है उसकी थीम है। हिंदी में कहें तो हमारे मतदाताओं को सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। आपको थीम सभी की याद रखनी है, एक बार में चीज़ें याद नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, इसको डेली बेसिस रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और डेली आपको रिवीजन ही करना है। 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपके भारतीय चुनाव आयोग उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आपको बताना है मुख्य चुनाव आयोग इस समय कौन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका पॉलिटी में पूछा सकता है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, हमको कनेक्ट करके पढ़ना है, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। मैं आपको करंट के साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब चीज़ें जो जरूरी रहेंगी आपको करंट से रिलेटेड मैं जोड़ के आपको पढ़ाऊंगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी याद करने में, काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को। जब आप चीज़ों को लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, आपको दोनों याद रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टियां रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टियां रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांसी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? यूपी, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश से 2 क्वेश्चन हो गए। 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टियां रखने वाला पहला राज्य हो गया, और गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें राज्य की झांकी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता था। तो इसमें अब तक आपने पढ़ा, आपका जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था वो आपका गोवा में हुआ था। विश्वजीत चटर्जी आपका पर्सनालिटी ऑफ द ईयर आपका अवार्ड दिया गया था। फोकस कंट्री बांग्लादेश था। 25 जनवरी को 2 दिन आपके मनाए जाते हैं, 2 दिवस, मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस। मतदाता दिवस की थीम थी आपका देखो अपना देश, और आपकी मतदाता दिवस की आपकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। और आपका जो पर्यटन दिवस था उसकी थीम थी देखो अपना देश। तो उत्तर प्रदेश का आपका 24 जनवरी को इसमें मनाते हैं हम स्थापना दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का होता है स्थापना दिवस, स्टेटहुड डे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आपका स्टेटहुड डे है 24 जनवरी, ये ध्यान रखना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल जो गवर्नर है, आपको ज़्यादातर आपको लोगों को, जिन लोगों को पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है उनकी यानी करंट पे आपको पढ़ना है, अच्छे से पकड़ बनानी है। उत्तर प्रदेश के आपके गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, नोट कर लीजिएगा, आनंदीबेन पटेल। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर। राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। इससे पहले एक गुजरात की मुख्यमंत्री थी। गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। भारत में किस स्थान पर जो सॉफ्टवेयर प्रमुख कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपना भारत में नया विकास केंद्र आपका शुरू किया है? तो वो सुविधा कहाँ शुरू की? तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया विकास केंद्र शुरू किया है नोएडा में। तो ये आपका नोएडा में शुरू किया है अपना आईडीसी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स ने, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स ने। क्या आप इनके सहयोगी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर आपके माइक्रोसॉफ्ट शुरू की थी? को फाउंडर का नाम यानी आपको बताना है। बिल गेट्स दो बचपन के दोस्त थे जिन्होंने शुरू की थी, तो दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। बिल गेट्स तो आप सब लोग जानते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता है बिल गेट्स के साथ और कौन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू की थी। दोनों दोस्त थे बचपन से ही। चलिए, बिल गेट्स थे इसके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, फाउंडर। इस समय इसके सीईओ और चेयरमैन जो हैं, सीईओ और चेयरमैन वो हैं सत्या नडेला इसके चेयरमैन और सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। सत्या नडेला हैं आपके हैदराबाद आंध्र प्रदेश से और इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है हिट रिफ्रेश इनकी फेमस पुस्तक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। हिट रिफ्रेश, सत्या नडेला की फेमस पुस्तक का क्या नाम है? हिट रिफ्रेश। ये भी आपको सब जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब आप कॉपी में नोट कर लेना है, साथ ही में लिख लेना है। हिट रिफ्रेश। मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, बस चीज़ों को आपको नोट करते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। हिट रिफ्रेश सत्या नडेला की फेमस पुस्तक है। ये आपके चेयरमैन है, सीईओ अभी जल्दी में चेयरमैन बने हैं ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। चलिए इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए आप, 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया? 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपनी स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई थी? ये था क्वेश्चन। तो 25 जनवरी 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश था, वो इंडिया का 28वां राज्य बना था। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया था। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे होता है, यानी कि उसका स्थापना दिवस होता है। उत्तर प्रदेश का इससे पहले मैंने बताया आपको 24 जनवरी होता है। 24 जनवरी आपको उत्तर प्रदेश का होता है। महाराष्ट्र का होता है 1 मई। तो 3 राज्यों के आपको पता लग गया। सभी मैं स्टेटहुड डे आपको याद करा दूंगा, सभी स्थापना दिवस। अभी 3 याद रखिए आपका, यूपी का 24 जनवरी और आपका महाराष्ट्र का 1 मई। 1 मई को हम मजदूर दिवस भी मनाते हैं। तो वहाँ से महाराष्ट्र, वहाँ से मजदूर, ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा वहाँ पे मजदूर लोग जाते हैं। तो आपका महाराष्ट्र का होता है स्थापना दिवस 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस ही मनाते हैं। इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करना है, आपको ऐड करके आपको पढ़ना है सभी चीज़ों को। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश 28वां राज्य बना था 1971 में, ठीक है। तो 25 जनवरी को इसका हम स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे किस दिन मनाते हैं हम? तो ये हमारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और 24 जनवरी को ही हम आपका मनाते हैं नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है कि इंटरनेशनल आपका चाइल्ड डे किस दिन मनाते हैं या यूनिवर्सल चाइल्ड डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाते हैं। और बाल दिवस जो हमारा होता है, इंडिया में बाल दिवस भी होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे जिसे हम कहते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। 14 नवंबर को हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो बाल दिवस हमारा होता है 14 नवंबर को, ये है नवंबर, ठीक है।
14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। इस दिन होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, इसलिए हम बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, राष्ट्रीय बालिका दिवस और बाल दिवस दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए दोनों को अलग अलग आपको लिखना है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बालिका दिवस की बात करें तो ये होता है 20 नवंबर की। अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा, इंटरनेशनल की या यूनिवर्सल की, तो 20 नवंबर होता है। सभी चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है और ऑप्शन भी इसी तरह से रहेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा, उस पर 20 नवंबर, 14 नवंबर और 24 जनवरी तीनों ऑप्शन रहेंगे। आपको 24 जनवरी आपका आंसर सही रहेगा। अगर आपका ऐसे हिसाब से पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो उसमें 20 नवंबर का आपका आंसर सही रहेगा और ऑप्शन यही सब रहेंगे। यही कंफ्यूजन जो होता है एग्जाम हॉल में, वहीं आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। जहां आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हुए वहां गलत हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप एग्जाम हॉल में जाए तो एकदम करेक्ट आंसर आपका लगाए। जितने भी इसके पॉसिबिलिटी जो आपके क्वेश्चन रहते हैं साथ में बनते हैं, वो सबको एक साथ इसलिए कवर करता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ही ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 वर्षीय छात्रा का नाम बताइए जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। नाम है सृष्टि गोस्वामी। आपको सीधे पॉइंट है, याद रखना है। सृष्टि गोस्वामी आपकी हरिद्वार की 19 वर्ष की छात्रा थी जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी थी। सृष्टि गोस्वामी नाम आपको याद रखना है। एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी थी। बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई। तो ये आपका 945 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कोई इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितनी 945 करोड़ राशि स्वीकृत की गई। 28 जनवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई। ये आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की आपकी जयंती मनाई गई थी 28 जनवरी के लिए। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1928 में। इसके आगे 19 लिख दीजिए तो 1928 हो जाएगा। 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध करते समय, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज की गई थी, तो इससे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी फेमस पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय की फेमस पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की फेमस पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाला लाजपत राय से आपको संबंधित याद रखना था। मैंने हिस्ट्री का था, जितनी चीज़ें बताई हिस्ट्री से रिलेटेड थी, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जितनी भी चीज़ें आपकी करंट से रिलेटेड रहेंगी मैं सब आपको याद कराऊंगा। तो ये हिस्ट्री में क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए, साइमन कमीशन के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हिस्ट्री रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये आपकी भारतीय एयरटेल है जो 5G नेटवर्क का संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है, वो है भारतीय एयरटेल। चलिए अगला है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला पॉइंट जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से जुड़े हुए थे। प्रशांत डोरा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये है फुटबॉल। प्रशांत डोरा फुटबॉल से जुड़े हुए थे। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको नाम याद नहीं रहता, ये काफी पुराने खिलाड़ी होते हैं, उनका निधन होता है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह से पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये फुटबॉल से जुड़े थे। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है फीफा। फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है फीफा। 2018 में हुआ था, अगला होगा 2022 में। 2018 में हुआ था, वो हुआ था रसिया में। रसिया ने इसको होस्ट किया था। विनर था फ्रांस। विनर था फ्रांस क्रोएशिया को हराकर। क्रोएशिया आपका रनर था, तो क्रोएशिया को हराया था आपका फ्रांस ने। क्रोएशिया को हरा के फ्रांस जीता था। तो आपको ये फीफा से संबंधित थी। 2018 में जो हुआ था रसिया ने होस्ट किया था, फ्रांस जीता था क्रोएशिया को हराकर। 2022 में होगा कतर में। 2022 में होगा कतर में। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में होगा। 2026 का आप बता सकते हैं क्या? हर 4 साल के अंतराल पे होता है 2026 का। 3 देश मिलकर करा रहे हैं, तीनों का नाम बताइए। 3 देश करके कराएंगे 2026 में। मैं तब तक इसको रेज कर ले रहा हूँ। जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसका मतलब ये अपनी कॉपी में उन चीज़ों को सर्च करके लिख लेना है। 2026 का आपका फीफा कहाँ होगा ये आपको गूगल से सर्च करके लिख लेना, अगर आपको नहीं पता है तो। ये आपके होमवर्क के काम है कुछ। तो फुटबॉल से संबंधित जितनी मैंने आपको डिटेल बताई वो जानना जरूरी था।
यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा आपका ब्रॉड एरिया, कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें सार्वजनिक मामलों में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये है आपके शिंजो अबे। शिंजो अबे के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। ये भारत में सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है। ठीक है, तो शिंजो अबे, ये फैक्ट है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। ये था जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये आप जानते हैं। क्या आप जापान के राजा का नाम बता सकते हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ, नारुहितो। जापान के राजा का नाम है नारुहितो, जो नए राजा बने हैं इसके, इनको आपको, इनका भी नाम आपको याद रखना है। पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। उस युवा मामले एवं खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्हें अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। एडिशनल आपका जो एडिशनल मिनिस्टर बनाए गए हैं, आयुष मंत्रालय का आपका एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो दिया गया है आपका किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को आपका एडिशनल चार्ज गया। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इन्हें अस्थायी रूप से इसमें आयुष मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, इसको संभाल रहे हैं। और आयुष मंत्रालय ए से होता है आपका आयुर्वेद, एक मिनट बता रहा हूँ, ए से आयुर्वेद होता है आपका, वाई से योगा होता है, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एस से होम्योपैथी। तो ये आपकी आयुष होता थी। इससे पहले थे श्रीपद यसो नायक, श्रीपद यसो नायक। ठीक है, श्रीपद यसो नायक, श्रीपद यसो नायक इससे पहले आयुष मंत्रालय संभाल रहे थे, आयुष मंत्री थे। अभी हैं वर्तमान में किरण रिजिजू। तो ये ध्यान रखना है, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप जितने भी आपके मिनिस्टर हैं उन सबको आपको याद रखना है। जब एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको सबके याद करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एग्जाम से पहले आपके लिए 10 दिन पहले आपको जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो आपकी नियुक्तियाँ रहेंगी, फिर करंट वाली में आपको सब आपको करा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं और शैक्षिक नवाचार, कला और संस्कृति, खेल, समाज और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपके 32 बच्चों के लिए सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है, जिसका अर्थ होता है कमल होता है, जिसका अर्थ जिसका संस्कृत में अर्थ होता है कमल होता है। ठीक है, तो ये आपका ड्रैगन फल है। ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। ठीक है, कमलम कर दिया है ड्रैगन फल। कमल से समझ सकते हैं, गुजरात में सरकार है भाजपा की, कमल उसका राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो उसी ने किया होगा, कमल होता है उसका अर्थ ड्रैगन फल का। तो आपको गुजरात सरकार ने जो फल ड्रैगन फल का नाम बदल कर दिया कमलम। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। वैसे मैंने आपसे पूछा भी था आपका कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, ऊपर आपको विजय रूपाणी। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, गुजरात के इस समय आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत ये यहाँ के हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत। या दोनों नाम आपको याद रखने, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आपके गुजरात के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर लेता हूँ उससे पहले मैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। भारत में 19 जनवरी 2021 के लिए किस स्थान पर 32 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर इश्तेहार रख दिया? क्रिकेट की बात हो रही, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया उस ग्राउंड पे हारा था। तो ये है गब्बा का मैदान। गब्बा में आपका ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद हारा था, किसी टीम ने हराया था पहली बार, तो इंडिया ने हराया था। क्रिकेट की बात हो रही थी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया? तो ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया है। आज़ाद हिंद फौज थी, उसका संचालन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ये आप जानते ही हैं। क्या आप बता सकते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? किस राज्य के सदर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया जैस का शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया था? तो देख लीजिए यहाँ पर खेलो इंडिया जैस का शीतकालीन, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एक खेलो इंडिया यूथ गेम होता है जिसकी शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूथ की हुई थी, यूथ गेम की 2018 में, वो हुए थे सर्वप्रथम नई दिल्ली में, आपके लिए नई दिल्ली में हुए थे।
2018 में नई दिल्ली में, 2021 में होने थे हरियाणा में। कहाँ होने थे? हरियाणा में। लेकिन कोविड के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है। ये हर साल होते हैं 18, 19, 20 में, लेकिन हर साल होते हैं। तो 2021 में हरियाणा में होते, कोविड के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो ये सब बातें जो आपको याद रखनी है। हरियाणा में होने थे। और आपको खेलो इंडिया जास्कर आपकी पर्वत श्रृंखला है जो आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए यहाँ लद्दाख आप ऑप्शन में गैस कर सकते थे। तो ये आपको ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए जास्कर श्रेणी कहाँ है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो खेलो इंडिया जास्कर आपके लद्दाख में इनका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। किस देश को भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत उपहार रूप में कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी? तो वैक्सीन मैत्री के तहत इंडिया ने ये जो कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी थी वो थी नेपाल के लिए। नेपाल के लिए हम हमेशा सहायता कर सकते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य है नेपाल के बारे में इसके पीएम और सीएम, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीएम नहीं, पीएम और प्रेसिडेंट। यहाँ के प्रेसिडेंट है आपकी विद्या देवी भंडारी। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। यहाँ के पीएम है केपी शर्मा ओली। दोनों नाम याद रखना है। फर्स्ट लेडी है नेपाल की जो आपकी प्रेसिडेंट बनी है, विद्या देवी भंडारी। पहली महिला है जो वहाँ की राष्ट्रपति बनी है, विद्या देवी भंडारी। केपी शर्मा ओली इसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री, विद्या देवी भंडारी वर्तमान की वहाँ की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो ये नेपाल से संबंधित नेपाल की करेंसी है, नेपाली रुपया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, पॉइंट थे, पूछ सकता है आपसे एग्जाम हॉल में कभी भी। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपका फंसे तो आप उसको कर सके आसानी से एग्जाम हॉल में। इन सभी पॉइंट को कॉपी पे नोट करना है। इसमें आपका करंट अफेयर्स जितना था, मैंने आपको पहले पार्ट 1 था, इसमें जितना भी बताया आपको पहली बार वीडियो ऐसे ही देखना था, उसके बाद सब चीज़ों को नोट कर लेना है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई गई है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा एकदम नहीं पढ़ाऊंगा करंट में, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख के जितनी जरूरी चीज़ें उतनी आपके लिए पढ़ाऊंगा। और जहाँ पे अलग टॉपिक रहेगा, सेपरेट टॉपिक रहेगा करंट में भी, तो उस पर अलग भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको करंट की चिंता आप नहीं करनी है। 6 महीने की करंट अफेयर आपको करा रहा हूँ पूरी, वहाँ से आपके एग्जाम हॉल में मैं कोशिश करूंगा अगर आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से या 5 क्वेश्चन सही करके आए। 100% तो कोई नहीं कर सकता करंट को, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी जितनी मैक्सिमम आप कर सके। 4 से 5 क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो ये बहुत रहेगा आपके लिए। तो पूरा था ये आपका पूरा करंट अफेयर्स का आपका लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर कोई इसमें डाउट है तब भी आप बताइए। कोई सुझाव देना चाहते हैं करंट के लिए तो वो भी बताइए। MCQ सीरीज आपकी अलग चलेगी, जिसमें हर मंथ के मैं टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा MCQ। तो MCQ में आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपके लिए परेशान होने की नहीं है। टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप इंडिया एजुकेशन आपके किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और आपके लिए यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं BA LLB मॉस्कॉम MSW। BSc की बात करें तो BSc मैथ, BSc एग्रीकल्चर, BSc बायोलॉजी, सभी कोर्स आपके चल रहे हैं UG PG कोर्सों के लिए। तो उनसे आप जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्ट और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU दोनों के लिए कोर्स हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके करंट अफेयर्स की कहीं से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें नहीं मिल पा रहा अच्छा कंटेंट, तो उनको बता दीजिए। यहाँ पर करंट अफेयर्स की अपनी क्लास डेली मिलेंगी आपके लिए, जो आपके लिए जनवरी से जून तक की पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।